आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, केम छो, कैसे हैं आप सब बच्चा लोग। आई होप सो आप बहुत अच्छे होंगे, घर पे इंजॉय कर रहे होंगे और हमारे वीडियो लेक्चर्स भी देखते रहे होंगे। तो आज आपके जीतू भैया फिर से आपके लिए लेकर आए एक और नया लेसन। चैप्टर नंबर 0 का ये थर्ड पार्ट है। इससे पहले हम 2 लेसन खत्म कर चुके हैं। अगर किसी ने वो लेसन नहीं देखे हैं तो पहले जाइए प्लेलिस्ट चेक कीजिए, फर्स्ट लेसन और सेकंड लेसन देखिए, उसके बाद ही देखना, नहीं तो कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, स्पेशली सेकंड वाला लेसन, बिना सेकंड लेसन के थर्ड लेसन समझना तो आज नामुमकिन है बिल्कुल। ठीक है, तो चलो आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं समझ लीजिए कि जैसे अवकलन यानी डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट था, वैसे ही आज हमारा जो थर्ड लेसन है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन या समाकलन के बारे में, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डेरिवेशन में बार बार फ्रीक्वेंटली यूज होता रहेगा, तो अपने को इस चीज को समझना भी बहुत जरूरी है। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेसन। तो देखो भाई, हमारे प्यारे दो बच्चे, नन्हे मुन्ने छात्र, ठीक है, बहना और उसकी भैया, तो दोनों सोच रहे हैं एक क्या बोलते हैं इंटीग्रेशन के बारे में, क्या होता है क्या नहीं होता उसके बारे में अपन बात करेंगे। और यहाँ पर एक और हमारी सुंदर सी कन्या, वही उस दिन वाली कन्या, ठीक है, जो बुक्स के ऊपर बैठी है, जो आपको नहीं बैठना है, तो ये भी कुछ इसी तरीके के एक समाकलन के बारे में सोच रही है और बीच में हमें एक बहुत अच्छा सा ग्राफ भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो इंटीग्रेशन है वो इस ग्राफ से रिलेटेड ही है। चलो, तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको प्लेलिस्ट में भी बताया था कोर्स के टाइम पे कि भाई हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि समाकलन क्या चीज होती है। तो वही हमारी प्यारी सी दीदी जो है वही सोच रही है दिमाग में यार कि समाकलन चीज क्या होती है। देखो बहुत आसान है समाकलन समझना, मैंने आप लोगों के लिए पिक्चर्स डाली है, कोशिश करिए कि आपको बहुत आराम से समझ आ जाए। जैसे कि देखिए, हमने बोला आपको दिख रहा होगा एरोज इधर जा रहे हैं, इस एरोज का मतलब क्या है कि समाकलन एक्चुअली अवकलन का उल्टा प्रोसेस है। जैसे मैंने आपको बोला था कि अवकलन में हम बड़े ही चीज से छोटी चीज पे आते हैं। हम जैसे बोलते हैं ना कि वस्तु छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनी है, ठीक है, वैसे हम बोल रहे हैं कि वस्तु को के छोटे छोटे पीसेस करते जाओ, जो सबसे छोटा पीस मिलेगा वही क्या होता है अवकलन। अब उस छोटे पीस को जोड़ते वापस वस्तु बना लो, वो हो गया समाकलन। तो अवकलन और समाकलन एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है, उल्टा है। आप यहां से यहां पे भी जा सकते हो और यहां से यहां पे भी जा सकते हो। अब आपको यहाँ पे कुछ चीजें ऑब्जर्व करनी है। पहली जो चीज अपने को यहाँ पे ऑब्जर्व करनी है, थोड़ा मैं इधर आ जाता हूँ क्योंकि आपको आई गेस फिर दिखेगा नहीं, तो हम हमारा एक कलरफुल पेन ले लेते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए जो हमने फलन लिया है वो बड़ा वाला एफ है, ठीक है, बड़ा वाला फलन लिया है और जब इसका अवकलन कर दिया तो हमारा छोटा वाला फलन आ गया, मतलब छोटा वाला एफ। तो ये एक्चुअल फलन को बता रहा है, ठीक है, उसका अवकलन किया तो छोटा वाला फलन आ गया। अब इस छोटे वाले अवकलन का वापस आप समाकलन कर दो, आपको बड़ा वाला फलन मिल जाएगा। ठीक है ना, ये छोटा वाला बड़ा वाला क्या होता है इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूं। बाकी आप सिर्फ इतना समझिए कि अगर हमें कोई फंक्शन दे रखा है, उसका अवकलन करने पर जो हमें मिला है उसको वापस, अगर उससे हमें वापस ओरिजिनल फंक्शन पे पहुंचना है, जो वास्तविक फलन था उस पर पहुंचना है, वापस इंटीग्रेशन कर दो। तो यानी एक दूसरे के क्या हो गए, रिवर्स प्रोसेस हो गए। ठीक है, कि अवकलन करने के बाद जो मिला उसको उससे वापस जो हमारा प्रारंभिक फलन था वहां तक पहुंचना है, तो समाकलन कर दो। अब यहाँ पे अपने को कुछ चीजें समझनी पड़ेगी। देखो, तो मैंने नेक्स्ट स्लाइड उसी के लिए डाली है। ओहो, ये क्या हो गया, तो पता ही नहीं क्या होता रहता है दुनिया में। चलो, तो ये देखो मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है कि समाकलन क्या चीज होती है। तो इसके लिए मैंने आपके लिए एक बहुत अच्छा फिगर बनाया है। बचपन से बहुत सारे कर्व आप लोगों ने देखे होंगे, ये भी एक उसी तरीके का कर्व है। ये हमारा एफ एक्स, ये हमारा एक्स। लास्ट वाली क्लास में मैंने आपको बताया था इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद एक्स और एफ एक्स, आप इसको एक्स और वाई लिख दो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ x लिखा है, यहाँ y लिखा है, ठीक है ना। ये हमारा a बिंदु है, उसके सापेक्ष y का या fx को कुछ मान आएगा उसको fa बोल दिया। यहाँ पे b लिखा है, उसके सापेक्ष इस y पर इसका कुछ मान आएगा उसको fb बोल दिया। मतलब ये जो मान है ना, ये वाला जो मान है यहाँ से यहाँ तक ऊपर से नीचे, ये हमारा fa है, ठीक है। और ये मिलाने के बाद यहाँ पे जो हमें मान मिला ये हमारा हो गया एफ पी। ये इसका मतलब है, जैसे मैंने बोला था ना आपको, एक फलन में बोल दूं, वो पहले लेसन वाला ही 2x से डबल वाला, तो x में 1 रखा था तो क्या आया था 2, तो मान लो a रखा तो आ गया एफ ए, ऐसे b रखा तो क्या आ गया एफ पी। तो हमने क्या करा, इस वक्र पे 2 बिंदु ले लिए। अब बिंदु लेने के बाद अपने को क्या करना है, ये तो हमें समझ आ गया। तो समाकलन एक्चुअली क्या करता है, समाकलन एक्चुअली किसी भी, जैसे हमने पढ़ा था ना कि अवकलन से हम किसी भी फलन का टेंजेंट यानी उसकी स्पर्शरेखा निकाल सकते हैं ना, स्पर्शरेखा का समीकरण यानी उसकी ढाल निकालते हैं, एक्चुअली उसकी ढाल निकालते हैं, उसकी स्पर्शरेखा का समीकरण या ढाल निकालने का काम करते हैं। ठीक है, तो समाकलन में हम
अंडर कर्व एरिया यानी वक्र के नीचे का क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है ना, अवकलन में हम किसी भी वक्र की स्पर्श रेखा निकालते हैं या उसकी ढाल निकालते हैं। ठीक है, तात्क्षणिक ढाल निकालते हैं या फलन किसी समय पर किस तरीके से परिवर्तित होता है वो निकालते हैं। समाकलन में हम वक्र के नीचे का परिबद्ध क्षेत्रफल निकालते हैं, इसको बोलते हैं वक्र के नीचे का परिबद्ध क्षेत्रफल, ये हम निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब बहुत सिंपल से एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। अब मान लीजिए इसको बहुत जूम किया अपन ने, जूम किया, तो पहले तो मैं स्ट्रिप बना देता हूं एक छोटी सी, फिर आपको जूम करके बताऊंगा कि क्या दिखेगा अंदर। तो ये हमने एक छोटी सी स्ट्रिप बनाई बीच में। ठीक है, और स्ट्रिप की मोटाई कितनी है, इस स्ट्रिप की मोटाई है dx, यानी इसकी चौड़ाई जो है ना, हमने चौड़ाई ली ये वाली, इसको हमने dx लिया है। तो मैं आपको बता चुका हूं कि dx का मतलब क्या है कि भाई आप चीज को छोटा करते जाओ, जो लास्ट चीज मिलेगी उसको हमने dx बोला। अब ये तो हो गई dx इसकी मोटाई, और ये जो है आपका, तो ये सीधा अपन लिख देते हैं, ये हो गया हमारा fx। ठीक है, तो इसकी जो लंबाई आपको मिली वो क्या मिली, fx, और चौड़ाई क्या मिली आपको, dx। सही है, तो अब अगर आप इसको जूम करके देखोगे, जूम करने के बाद आपको शेप कुछ इस तरीके का दिखेगा, है ना, ऐसा कुछ ढंग से देखेंगे। अगर अपन इसको जूम करते जा रहे कुछ ऐसा शेप मिलेगा अपने को, बाहर आने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये हो गया हमारे पास कैपिटल का fx, है ना, और ये हमारा हो गया इतना सा पार्ट dx। अब अगर मैं मान लूं कि ये ऊपर वाला पार्ट बहुत सूक्ष्म है, ये वाला है ना, ये वाला हिस्सा, इसको हटा दूं, बहुत सूक्ष्म, बहुत छोटा सा, तो यार मुझे लगेगा कि ये तो एक आयत बन गया। और आयत का क्षेत्रफल मैं कैसे निकालता हूं, लंबाई इंटू चौड़ाई से। ये लो निकल गया, ये लंबाई ये चौड़ाई, निकल गया क्षेत्रफल। अब एक्चुअली मुझे क्या करना है, मुझे तो पूरा क्षेत्रफल निकालना है, यहां से लेके यहां तक, या मान लो पूरे कर्व का निकालना है, ये आगे भी चलता जा रहा है ऐसे, मान लो ऐसे चलता जा रहा है, ऐसे चलता जा रहा है आगे, पूरे क्षेत्रफल का निकालना है, या मुझे मान लो a से b तक का ही निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, अब मैं यूज करूंगा समाकलन का। ठीक है, ये होता है हमारे समाकलन का साइन। दो चीजों में बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं, एक होता है सिग्मा और एक होता है समाकलन। सिग्मा का यूज हम तब करते हैं जब चीजें कॉन्टिन्यूस नहीं होती है ना, लगातार नहीं होती, जिसमें 2 4 6 8 10 जोड़ना है। यानी आप लोगों ने जब माध्य पढ़ा होगा, औसत निकालने का फॉर्मूला, उसमें चीजों को सीधा सीधा जोड़ते हैं, क्योंकि चीजों में कोई रिलेशन नहीं होता। 2 के बाद 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है। लेकिन जब हम समाकलन के बारे में बात करते हैं, तो मान लो यहाँ पे कोई नंबर है 2, तो 2 के बाद 2.0000001 ऐसा कुछ आएगा, मान लेता हूं मैं, फिर 2.00002 आएगा। तो ये क्या चीजें लगातार चल रही है। तो जब चीजें लगातार चल रही है और हमें कुछ चीजों का योग करना होता है, तो हम किसका उपयोग करते हैं, समाकलन का। ये समाकलन का चिन्ह है। अब हमने क्या बोला, ये तो एक आयत का क्षेत्रफल हो गया, छोटे सी स्ट्रिप का क्षेत्रफल हो गया, ये स्ट्रिप है, इसका क्षेत्रफल हो गया। अब मुझे पूरी स्ट्रिप का पूरे परिबद्ध क्षेत्रफल का एरिया निकालना है, तो मैं इसका समाकलन कर दूंगा। अब मान लो मुझे सिर्फ a से b तक का ही समाकलन चाहिए, पूरे वक्र के नीचे का नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे a और b लगा दूंगा। इसको हम बोलते हैं निम्न सीमा, इसको बोलते हैं उच्च सीमा, बाद में अभी बात करेंगे। बस अभी आपको सिर्फ इतना सा समझना है कि समाकलन चीज क्या होती है। ठीक है, तो समाकलन का मतलब होता है एक्चुअली हम वक्र का के नीचे का परिबद्ध क्षेत्रफल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको कभी भी पता करना हो कि उसका वक्र का परिबद्ध क्षेत्रफल आपको क्या देगा, तो आप x को या y को x से गुणा कर दो। सिंपल, जैसे मैंने बोला था ना, ढाल पता करनी है, ढाल क्या दे रही है पता कैसे करेंगे, y को x से डिवाइड कर दो, जो मिले वो ढाल देगी। जैसे मैंने आपको बताया था ना, विस्थापन और वेग वाला, वो विस्थापन और समय वाला याद करो। मैंने यहाँ पे बोला था, यहाँ पे लिखा है मान लो विस्थापन, और इस पे x अक्ष पर लिखा है मान लो समय। ठीक है, तो मैंने आपको बोला इसकी ढाल क्या देगी, तो सिंपल, तो ये हो गया हमारे पास विस्थापन, पूरा नहीं लिख रहे हम, और बटा समय, और ये आपको क्या देगा, ये आपको इसका वेग देगा। अब मैं आपसे पूछूं यार इसका, मान लो ये क्षेत्र ऐसा कुछ शेप बना, और मैं आपसे पूछूं यार इसका वक्र का परिबद्ध क्षेत्रफल आपको क्या देगा, ये वाला, तो आप बोलोगे विस्थापन गुणा समय। अब विस्थापन गुणा समय नाम की कोई चीज होती नहीं है, इसलिए हम इसके परिबद्ध क्षेत्रफल बारे में बात ही नहीं करते। ठीक है, तो अगर आपको कभी भी पता करना हो कि उसका वक्र का परिबद्ध क्षेत्रफल क्या देगा, तो आप दोनों को गुणा कर दो, x को y से गुणा कर दो, सिंपल। ठीक है, जैसे वेग और समय के बीच में हम वक्र जब बनाते हैं, तो उसका वक्र का परिबद्ध क्षेत्रफल हमारे काम का है, क्योंकि वेग और समय को गुणा करने से विस्थापन मिलता है। तो वहां पे वक्र का परिबद्ध क्षेत्रफल जो होता है वो हमें विस्थापन देता है। ठीक है, उसके बारे में जब 3rd चैप्टर पढ़ेंगे तो डिटेल में बहुत बात करने वाले हैं। अभी आपको सिर्फ ये समझना है कि समाकलन का मतलब क्या है। हम वक्र के नीचे के परिबद्ध क्षेत्रफल को उसकी गणना कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने बेसिक मीनिंग समझ लिया है कि समाकलन क्या चीज होती है, क्या नहीं होती है। ठीक है, और ये समाकलन का चिन्ह है, मैं आपको बता दिया ये क्या है, समाकलन का चिन्ह।
जैसे अवकलन का चिन्ह था वैसे ही समाकलन का चिन्ह डी लिखते थे, उसमें तो ये समाकलन का चिन्ह हमने लगा दिया। जिस भी फलन का आपको समाकलन करना है आप यहाँ पे लिखोगे, इसमें हम स्मॉल लिख रहे हैं तो स्मॉल लिखेंगे। इस फलन का हमें अवकलन करना है, सॉरी समाकलन करना है, किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष। तो हमें एक क्या बता रहा है, fx का x के सापेक्ष समाकलन। इसको पढ़ेंगे भी ऐसे, इसको क्या पढ़ेंगे, fx का x के सापेक्ष समाकलन। यही पढ़ने का तरीका है इसका, के सापेक्ष समाकलन। ठीक है, जैसे अवकलन में हम लिखते थे ना dfx बटा dx, तो हम क्या बोलते थे यहाँ पे, fx का x के सापेक्ष अवकलन, तो यहाँ पे लिखेंगे fx का x के सापेक्ष समाकलन। वहां पे भाग हो रहा था क्योंकि ढाल निकलती थी, यहाँ पे गुणा हो रहा है क्योंकि क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो ये सब बेसिक कहानी थी जो मैंने आपको बता दी। अभी आगे चलते हैं और इसके दो टाइप्स पढ़ते हैं जो हमारे काम के हैं। तो देखो हमने समाकलन के दो तीर निकल रहे हैं, ऐसे पीटी करते थे ना बचपन में, भी करते हुए, तो वैसे इसके दो हाथ निकल रहे हैं। इसके एक हाथ में देखो कौन है, इसके एक हाथ में है अनिश्चित समाकलन। ठीक है, यह है अनिश्चित समाकलन। देखो अनिश्चित समाकलन ने लिखा है इसका फॉर्मूला। अनिश्चित समाकलन मतलब जिसमें हम किसी भी चीज के बारे में निश्चित नहीं, हमें पता ही नहीं हो। जैसे मैंने आपको बोला ना, आप वक्र के नीचे जितना भी परिबद्ध क्षेत्रफल है वो निकाल दो, कितना निकालना है जब तक वक्र चल रहा है। तो वहां पे हम इस चीज के लिए कंफर्म नहीं होते हैं कि हमें क्षेत्रफल कहां से कहां तक निकालना है, तो हम उसको बोलते हैं अनिश्चित समाकलन। लेकिन एक दूसरा भी होता है, इसी का एक भाई, निश्चित समाकलन। यहां पे मैं बिल्कुल श्योर हूं कि मुझे क्षेत्रफल कहां से कहां चाहिए, मुझे क्षेत्रफल a से b चाहिए, तो मुझे जहां से जहां तक का क्षेत्रफल चाहिए होगा तो मैं वो लिमिट लगा दूंगा। इसको हम बोलते हैं इनकी लिमिट, यानी इनकी सीमाएं। जैसे प्रीवियस वाला जो आपका ग्राफ देखो, आपको मैं समझाता हूं। देखो इसमें हम क्षेत्रफल के लिए फिक्स थे, हम कंफर्म थे कि हमें a से b तक का क्षेत्रफल चाहिए, तो हम निश्चित लगाएंगे। मान लो ये वक्र चलता जा रहा और आप बोलो पूरा क्षेत्रफल निकालना है, निकाल लो यार। जब पूरा निकालोगे कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है, तो वो अनिश्चित हो जाता है। लेकिन अगर आपने सीमा लगा दी तो वो निश्चित समाकलन हो जाता है। ठीक है, तो इसके दो टाइप है। हमारे फिजिक्स में जो है दोनों ही काम आते हैं, ये भी काम आता है और ये भी काम आता है। डेरिवेशन में मोस्टली, क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा मैं, डेरिवेशन क्वेश्चन में भी काम आता है, बट डेरिवेशन में मोस्टली टाइम, मैक्सिमम टाइम, 99% टाइम जब हम समाकलन का उपयोग करते हैं डेरिवेशंस के अंदर, तो निश्चित समाकलन उपयोग होता है। बाकी क्वेश्चंस में दोनों में से कोई भी आ सकता है। ठीक है, जैसे हम नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ेंगे उसमें दोनों आएंगे, निश्चित भी आएगा और अनिश्चित भी आएगा, दोनों हम यूज करेंगे। अब हम पढ़ते हैं आगे अनिश्चित समाकलन के बारे में। तो ये हमारी चिंकी मैडम, ठीक है, वापस ब्लश करते हुए, चश्मा लगाते हुए आ गई है। तो अब हम समझने वाले हैं यहाँ पे अनिश्चित समाकलन के बारे में। वैसे तो मैंने आपको बेसिक जितनी भी नॉलेज थी वो दे दी है, पर कुछ और चीजें हम समझते हैं यहाँ पे। देखो अनिश्चित समाकलन है, जैसे मैंने आपको बता दिया कि हम फलन लिख रहे हैं तो ऐसा हम साइन लगाएंगे। ठीक है, साइन में हम कोई सीमाएं नहीं लिखेंगे क्योंकि ये अनिश्चित है, हमें ये नहीं पता कि हमें कहाँ से कहाँ तक का क्षेत्रफल निकालना, तो हमने कोई लिमिट नहीं लगाई। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है fx का x के सापेक्ष क्या हो रहा है, समाकलन हो रहा है। एक्चुअली हम कर्व के नीचे का एरिया निकाल रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया था। पहले मैं इससे एक फॉर्मूला बता दूं ताकि मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर पाऊँ। यहाँ पे देखो ये एक फॉर्मूला है छोटा सा, जैसे हमारा x की पावर n जो है वहां पे डिफरेंशिएशन में बहुत इंपॉर्टेंट था, वैसे यहाँ पे भी है। हम वहां पे घात को आगे लाते थे और एक घात को कम करते थे। यहाँ पे थोड़ी सी कहानी चेंज है, यहाँ पे हम घात में एक जोड़ते हैं और घात जो जोड़ा हुआ बाहर गया है वही नीचे भाग भी दे देते हैं। वहां पे गुणा करते थे ना, वहां पे चीजें एक घात घटाते थे, यहाँ पे एक घात बढ़ा देंगे और बढ़ाने के बाद भाग देंगे। वहां पे हम पहले घात को आगे ले जाते थे और घात में से कम कर देते थे। मैं थोड़ा आपको याद दिला दूं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है पर आप यूज करोगे तो धीरे धीरे अपने आप आपको आ जाएगा। घात आगे लाते थे और घात में से कम कर देते थे। जैसे एक्स क्यूब का करना है, 3 को आगे पटको, 3 में से कम करो, 3x² हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर मैं आपको एक्स क्यूब का समाकलन करने के लिए बोलूंगा तो आप उसकी घात को बढ़ा दोगे, है ना। एक्स की घात 3 + 1 कर दोगे तो ऊपर भी 4 आ जाएगा और नीचे भी 4 आ जाएगा। ठीक है, अब ये भाई साहब यहाँ पे क्या है, c, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये फॉर्मूला जो है, वापस इस पे आऊंगा, इसको मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ताकि मैं इसको अनिश्चित समाकलन को थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो फॉर्मूला आपको ध्यान तो रखना ही है। अब आते हैं यहाँ पे वापस, अब समझना है। अब मान लो हमारे पास कुछ फलन है। पहला फलन fx
या इसको f1 बोल देते हैं ना, पहला फलन है f1, इसका मान है एक्स स्क्वायर, ठीक है। दूसरा फलन है हमारा मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 3, तीसरा फलन है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 5, ऐसे कुछ भी ले लो, दो चार रैंडम। अब समझना है, जब मैं पहले वाले का अवकलन करूंगा, इस वाले का मैंने अवकलन करा df(f1x) का अवकलन जब मैंने करा तो मुझे मिलेगा घात आगे आएगी 2x हो जाएगा। दूसरे वाले का अवकलन करूंगा तो भी घात आगे आ जाएगी और 2x मिलेगा, क्योंकि 3 एक कांस्टेंट है, नियतांक है, उसका अवकलन हमेशा क्या होता है 0। ये हमने लास्ट उसमें बात करी। तो पहले वाले का अवकलन ये आया, दूसरे वाले का अवकलन भी क्या आया, दूसरे वाले का आपने अवकलन किया तो भी आपको क्या मिला, तो भी आपको 2x ही मिला, है ना। तीसरे वाले का करोगे तो भी 2x ही मिलेगा। तो मैं तीसरे वाले का भी कर देता हूं, इसके अंदर भी हमें क्या मिला, तो ये हमारा हो गया 2x। अब ऐसे इसका भी करेंगे तो इसमें भी कितना आएगा 2x। अब समझाते हैं। अब अगर मैं पहले वाले का समाकलन करूंगा, इस वाले का 2x का मैंने समाकलन किया, चलो करते हैं। तो 2x का हम करते हैं समाकलन। सिंपल सा रूल होता है, अगर कोई जैसे उसमें भी कांस्टेंट जो होता था उसको अपन बाहर फेंकते थे पहले, तो इसमें भी अगर कोई कांस्टेंट है तो उसको फेंको बाहर, फेंकने के बाद कुछ ऐसा आएगा। और x का समाकलन अपने को करना है, मैंने बोला था घात जितनी भी हो उसमें एक जोड़ दो, तो एक कुछ जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, जिस पे कोई घात नहीं होती उस पर एक मानते हैं अपन। तो 1 + 1 कितना हो गया 2, और नीचे भी आ गया हमारे पास 1 + 1 2। सॉल्व करोगे तो आएगा 2x²/2। तो मान हमारे पास आया x²। तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या जो हमने उत्तर लिखा है वो सही है, क्या हमने जो समाकलन निकाला है क्या उससे हमें वापस वही फंक्शन मिल गया, पहला वाला मिल गया x², दूसरा वाला नहीं मिला, तीसरा वाला नहीं मिला। तो हमने कुछ गड़बड़ की क्या, नहीं, शायद की या नहीं की, हमने गड़बड़ तो की है, ठीक है। हमने एक छोटी सी चीज मिस कर दी। तो मिस क्या करी मैं आपको समझा रहा हूं। मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि जब हम किसी भी चीज का अनिश्चित समाकलन करते हैं तो अनिश्चित समाकलन करने के बाद एक चीज छूट जाती है, वो होता है ये नियतांक, ठीक है ना। जैसे सबका अवकलन 2x 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 ही आ रहा है, जैसे इसके अंदर वो नियतांक 0 है, इसमें नियतांक 3 है, किसमें 5 है, किसमें माइनस हो सकता है, किसमें 1 हो सकता है, किसमें 10 हो सकता है, इसमें 1 करोड़ हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो जो नियतांक बचा ना, उस नियतांक के लिए हम अनिश्चित समाकलन में एक चीज लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं c को यहाँ पे अपन बोलते हैं समाकलन का नियतांक, ठीक है ना। हमने c क्यों लगाया उसको आपको शायद इससे समझ आ गया होगा, ये समाकलन का नियतांक है। ये एग्जाम्पल से आपको समझ आया होगा कि नियतांक क्यों लगाया, कि अगर हम नियतांक नहीं लगाएंगे ना तो जो पीछे कांस्टेंट टर्म बच गई है ना, जो नियत टर्म बच गई है, वो हमें नहीं मिलेगी। तो बेसिकली अनिश्चित समाकलन करता क्या है, अनिश्चित समाकलन किसी भी फलन की, मतलब समाकलन तो कर देता है, समाकलन करने के बाद उसकी फैमिली ऑफ कर्व देता है, ठीक है ना। एक पर्टिकुलर कर्व नहीं देता, एक पर्टिकुलर कर्व है। ये भी आपको दिख रहा होगा, जब मैंने आपको बोल दिया था ना, जहां दो घात आ जाती है वो क्या होता है, हमेशा एक पैराबोला होता है, परवल है। तो ये भी परवल है, ये भी परवल है, ये भी परवल है, सब परवल है। लेकिन इसने क्या दिया, ये जो है ना, ये एक स्पेसिफिक कर्व को बता रहा है ना, एक स्पेसिफिक परवलय को बता रहा है x² को सिर्फ। तो हम जब अनिश्चित समाकलन करते हैं तो हमें एक फैमिली ऑफ कर्व मिलती है, मतलब उसकी जितने भी मतलब जितनी भी पॉसिबल सोल्यूशन आ सकते हैं, जितने भी पॉसिबल कर्व बन सकते हैं, उससे वक्र बन सकते हैं, वो सब हम निकालते हैं। तो वो c, इसलिए हमने लगाया c। एक लगाओगे थोड़ा सा कर्व चेंज हो जाएगा, जैसे आपके सिलेबस पे तो नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे x² का कर्व ये रहा, x² का कर्व x² + 1 आ जाए मान लो यहाँ पे, तो उसका कर्व ऐसा हो जाएगा, 1 यहाँ से हो जाएगा, 2 आ जाए तो यहाँ से हो जाएगा, 3 हो जाए तो यहाँ से हो जाएगा, -1 हो जाए तो यहाँ पे हो जाएगा, -2 हो जाए तो यहाँ पे हो जाएगा। तो सबकी ओपनिंग ऊपर ही हो रही है, सबकी ओपनिंग ऊपर है, सबकी सेम है, सबकी वैसे ऊपर ही घुल रहे हैं सब, है ना, सब सेम है। लेकिन ये क्या है, ये इसको हम बोलते हैं फैमिली ऑफ कर्व, वक्रों का परिवार, ठीक है, बहुत बड़ा परिवार है। सब एक जैसे दिखते हैं ना, लेकिन कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई नाटा है ना, कोई मोटा है, लेकिन सबका फेस एक जैसा दिखता है, सभी एक फैमिली से बिलोंग करते हैं। या फिर सबका सरनेम सेम है, ठीक है ना, सबका नाम भले अलग अलग हो लेकिन सबका सरनेम सेम है, भले सब अलग अलग दिखते हो लेकिन सबका सरनेम सेम है। तो ये फैमिली ऑफ कर्व देता है अनिश्चित समाकलन। तो उस फैमिली ऑफ कर्व के लिए हम एक समाकलन का क्या लगाते हैं, नियतांक लगाते हैं। इस एग्जाम्पल से आपको समझ आया होगा। अब जैसे हमें फर्स्ट वाले केस में चाहिए तो c का मान 0 होगा, सेकेंड वाले केस में c का मान 3 होगा, थर्ड वाले केस में c का मान 5 होगा। तो हमें c का मान निकालेंगे कैसे, उसके लिए हमें प्रॉब्लम के अंदर कोई ना कोई
हिंट दे रखी होगी या ना कोई चीज दे रखी होगी जिससे हम सी का मान निकालेंगे। वो जब क्वेश्चन करेंगे आपको समझ आ जाएगा। बस आपको ये समझना है कि जब भी हम अनिश्चित समाकलन करते हैं तो लास्ट में एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसे हम बोलते हैं समाकलन का नियतांक, जो लगाना कंपलसरी। अगर वो नहीं लगाओगे तो फिर हो जाएगी गड़बड़। ठीक है, अब चल सकते हैं अपन आगे। अब देखिए, जैसे मैंने आपको पहला रूल सिखाया कि अगर किसी भी फलन का आप समाकलन कर रहे हो तो समाकलन करने से पहले आप देख लो कि उसके साथ कोई नियतांक तो नहीं बैठा है। जैसे 2 मैंने पीछे किया था ना, अभी देखो यहाँ पे मैंने किसका किया था, 2x का। तो 2x का जब मैंने किया तो 2 ही भाई साहब नियतांक बैठे थे, तो उसको मैंने बाहर फेंक दिया। तो जब इसको मैंने बाहर फेंका तो उसके बाद मैंने समाकलन किया। ठीक है, तो पहले इसको बाहर फेंकना है, फिर समाकलन करना है। और समाकलन करने के साथ यहाँ पे थोड़ी सी हो गई मिस्टेक, मैं कर देता हूँ इसमें करेक्शन। तो यहाँ पे dx और आएगा ना, ये हमने लिखना भूल गए। तो पहले हम उसको बाहर फेंकेंगे, फिर उस fx का समाकलन कर देंगे। मैंने पहले c पहले ही लिख दिया, आप चाहे पहले लिखो चाहे बाद में लिखो, डजंट मैटर, पर c लिखना जरूर है लास्ट के रिजल्ट पे। अब कुछ फॉर्मूले हैं और काफी इंपॉर्टेंट है। पहला फॉर्मूला तो आप समझ लो आपको गांठ मार के पढ़ ही लेना है, मतलब इससे इंपॉर्टेंट कोई फॉर्मूला है ही नहीं हमारे फिजिक्स में। जैसे मैंने बोला था ना, x की पावर n का अवकलन सबसे इंपॉर्टेंट है, तो x की पावर n का समाकलन भी सबसे इंपॉर्टेंट है। या तो आपको अवकलन वाला हो गया होगा, घात को आगे फेंको, घात में से कम कर दो। इसमें अपन क्या करते हैं, घात को नीचे फेंको एक जोड़ के, और घात में एक जोड़ दो। हम घात में एक जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद घात को नीचे फेंक देंगे। ये फेंक दिया, क्योंकि अनिश्चित समाकलन इसलिए सी लगाया है। ठीक है ना। अब जैसे वहां पे अपन ने पढ़ा था बेटा कि ना जो साइन होता है उसका अवकलन कॉस होता है, और कॉस का अवकलन माइनस साइन होता है। सी आ गया ना, कॉस में सी आ गया। तो मैंने आपको वहां पे एक हिंट दी थी, अगर हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, कोई भी त्रिकोणमितीय फलन पढ़ रहे हैं और उसका अवकलन निकालना चाहते हैं और उसकी स्पेलिंग सी से स्टार्ट हो रही है, तो माइनस का साइन तो आएगा। तो वहां पे अपन ने पढ़ा था साइन का अवकलन कॉस था और कॉस भाई साहब का अवकलन था माइनस का साइन, तो अब उल्टा हो जाएगा। अगर कॉस का अवकलन करने पर माइनस साइन मिलता है तो साइन का समाकलन करने पर माइनस का कॉस मिल जाएगा। अब उल्टी हो जाएगी चीज। तो हमने वहां पे क्या पढ़ा था, हमने वहां पे पढ़ा था कि अगर हम cos x का अवकलन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, माइनस का sin x। सही है। तो अब हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि अगर हम sin x का समाकलन करेंगे तो हमें माइनस का cos x मिलेगा, माइनस का साइन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, होता कैसे मैं आपको समझाता हूं। देखो क्या कहानी चल रही है। हम सबसे पहले इस dx को उधर फेंकेंगे, फेंकने के बाद हमारी समीकरण कुछ ऐसी बन जाएगी, d cos x बराबर माइनस का sin x dx। अगर कोई भी फलन, जैसे ये d आ रहा है ना, इस d को हटाना है क्योंकि ये किसी भी फलन का बहुत छोटा सा पार्ट है, तो उस फलन तक अगर वापस जाना है तो आप दोनों तरफ कर दो समाकलन। ठीक है ना। तो इस समाकलन की वजह से ये d भाई साहब तो हट जाएंगे और वहां पे हमारे पास आ जाएगा sin x। अब हम जब समाकलन पढ़ेंगे तो माइनस का साइन यहां थोड़ा ना लगाएंगे, हम तो उसको यहां लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से होता है समाकलन। तो ध्यान रखिए, जैसे cos का अवकलन करने पे माइनस साइन आ रहा था, तो साइन का समाकलन करने पे माइनस का cos आता है। ऐसे वहां पे हमने पढ़ा था कि साइन का अवकलन करने पर cos आता है, तो cos का समाकलन करने पर आपको सीधा सीधा साइन मिल जाएगा। देखो ये रहा नीचे, cos x का समाकलन करा, sin x आ गया। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, एक छोटी सी चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। जैसे मैंने आपको बोला था वहां पे जो जिसका अवकलन कर रहे हैं उसकी स्पेलिंग अगर सी से स्टार्ट हो रही है तो माइनस का चिन्ह लगाना है। जबकि यहाँ पे अगर रिजल्ट जो आ रहा है हमारे पास, जैसे कॉस है ना, कॉस की स्पेलिंग सी से स्टार्ट हो रही थी, रिजल्ट की बात कर रहा हूँ, जो पुट किया वो नहीं। वहां पे मैंने बोला था जिसमें सी से स्पेलिंग स्टार्ट हो रही है, जिस फलन का अवकलन कर रहे हैं जिसकी स्पेलिंग सी से स्टार्ट हो रही है, उसमें माइनस का साइन आता है। तो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, वापस फलन तक पहुंचना है, तो हम बोल रहे हैं कि रिजल्ट के अंदर अगर कोई भी स्पेलिंग सी से स्टार्ट हो रही है सिर्फ त्रिकोणमिति के लिए, तो फिर माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो साइन का माइनस कॉस हो गया और कॉस का साइन हो गया। ठीक है, सी आपको लगाना है, ये हमारा नियतांक है। इसके अलावा देखो e की पावर x का, तो वहां पे अवकलन भी यही था, तो समाकलन भी यही होना है। वहां पे हमने पढ़ा था बेटा log x का जो अवकलन होता है वो कितना होता है, 1/x। 1/x का समाकलन कितना हो जाएगा, log x। एक चीज लास्ट, वहां पे हम ये पढ़ रहे थे बार बार कि किसी भी मतलब जैसे मैंने x था, तो x का मैंने जब अवकलन कर रहा था तो हमें 1 मिल रहा था, x का x के सापेक्ष अवकलन करने पे 1 मिल रहा है, t का t के सापेक्ष अवकलन करने पे 1 मिल रहा है। तो यहाँ पे तो उल्टा सोचो ना, अगर मैं 1 का समाकलन करूंगा तो मुझे वापस x मिल जाएगा। सिंपल सी चीज है। अब ये आया कैसे, उसी लॉजिक से कर सकते हो आप। इसके ऊपर देखो ये क्या लिखा है, 1 लिखा है, 1 को पट को बाहर, या 1 को अंदर भी रहने दोगे तो भी चलेगा। 1 के ऊपर पावर कितनी है, 0, 0 प्लस
अब देखो इसी लॉजिक से अगर हम करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। पर मैं आपको ज़्यादा अंदर फंसाना नहीं चाहता हूँ क्योंकि आप लोगों के लिए अभी नई नई चीज़ें हैं, तो आप सिर्फ इतना याद रखो, यहाँ पे एक्स, वहाँ पे एक्स का अवकलन करने पे एक आता था, यहाँ पे एक का समाकलन करने पे वापस एक्स मिल जाएगा, ठीक है। तो सब उसके उल्टे ही प्रोसेस है। अब फॉर्मूले तो वहाँ पे बहुत सारे थे तो मैंने यहाँ पे सब इंक्लूड नहीं करे क्योंकि हमारे फिजिक्स में इतने ज़्यादा यूज़ नहीं आते। जैसे मैंने आपको वहाँ पे बताया था 10x का अवकलन sec स्क्वायर x होता है, तो sec स्क्वायर x का समाकलन करने पे 10x मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जितना काम का था मैंने आपको वो सब बता दिया है। अब ये जो अपन ने रूल पढ़े हैं इसकी एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं तो आपको कहानी समझ आ जाएगी, ठीक है। अब समझ रहा है बहुत अच्छे से। मैंने आपको बोला एक तो ये इरेजर सेलेक्ट हो जाता है हमसे, तो हमने आपको बोला चलो थोड़ा अलग कलर पेन से लिखते हैं कि यार है ना ऐसा करो 3x क्यूब का समाकलन करके बताओ। आपने बोला ठीक है कर देते हैं। तो आपने क्या बोला यार, आपने बोला यार सर ने पहले बोला था सबसे पहले इस 3 को बाहर फेंकना है, फेंक दो 3 को बाहर, अंदर क्या बचेगा x क्यूब। अब क्या करेंगे, वही रूल लगाएंगे, 3 तो बाहर 3 की जगह पड़ा है, इसमें घात 1 बढ़ाएंगे और नीचे भी बढ़ा के घात लिख देंगे। सर ने बोला था यार अनिश्चित समाकलन है, सी तो लगाना ही है, नहीं लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो लगा दो सी भी। तो ये हो गया हमारे पास 3x की पावर 4 ये बट्टा 4 प्लस सी। आ गया मेरा उत्तर, आसान सिंपल, जैसा वो था वैसे ये है, ठीक है। तो इस तरीके के समाकलन अपने को करने हैं, जैसे छोटे छोटे से जो समाकलन होंगे वो हमारे काम आएंगे, यही अपने को सीखने हैं। यहाँ पे दो चीजें छोटी छोटी सी और है। हमें यहाँ पे प्रोडक्ट रूल या डिवीजन रूल ऐसा कुछ नहीं होता, जैसे वहाँ पे गुणा का नियम और भाग का नियम था, तो यहाँ पे गुणा और भाग का नियम नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ हम योग और घटाव का नियम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले आपको वो भी बता देता हूँ, अगर हमारे पास दो फलन कोई आ रहे हैं जो जोड़े में लिखे हैं या घटाव में लिखे हैं और आपको दोनों का समाकलन करना है, तो आप इसको तोड़ के लिखोगे। कैसे, आप पहले समाकलन करोगे f(x) का, फिर आप समाकलन जो भी प्लस माइनस का साइन है वो लगा के gx का समाकलन करो, जैसे वहां पे था ना वैसे ही सेम, कुछ भी अलग नहीं है, बिल्कुल सेम है, ठीक है ना। पहले एक का करो, साइन लगाओ जो भी लगा, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, और दूसरे का कर दो। अब जैसे मैंने आपको बोला यार मुझे है ना एक्स स्क्वायर है ना प्लस साइन एक्स का समाकलन करना है यार, तो आपने बोला यार ठीक है यार ये तो आसान काम है, बहुत ईजी है, पहले एक्स स्क्वायर का करेंगे फिर साइन एक्स का कर देंगे, तो दोनों को तोड़ के लिख दो, क्योंकि हमारा यहाँ पे पहला फलन कौन सा है, ये हमारा ये एफ एक्स, ये मान लो ये एफ हो गया, फिर हमारा कौन हो गया जी, ये दूसरा फलन हो गया। तो हम पहले किसका समाकलन करेंगे, एक्स स्क्वायर का। अच्छा कुछ बच्चे ये एक्स एक्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैंने आपको पहले भी बताया इसके सापेक्ष हो रहा है, ठीक है ना। अभी जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक्स नहीं आएगा, वहाँ पे टी 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 आएगा, ठीक है। वहाँ पे यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे एक्स लिख रहा हूँ तो वहाँ पे टी आ सकता है, वैसे एक जब अपन वर्क डन निकालते कार्य निकालते हैं तो एक्स आता है, बाकी टी बहुत आता है। जैसे नेक्स्ट चैप्टर जो थर्ड पढ़ेंगे उसमें टी खूब आएगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का हमने करा, फिर प्लस का साइन लगाया, फिर दूसरा फलन कौन भाई साहब, वो है हमारे पास साइन एक्स, तो इस साइन एक्स का समाकलन कर देते हैं, हो गया आराम से काम। वही सेम रूल, इन भाई साहब के अंदर जो है पावर 1 बढ़ा दो, नीचे भी वही लिख दो, और साइन का हमने क्या पढ़ा था, साइन का हमने पढ़ा था माइनस का कॉस, सी आ रहा ना रिजल्ट में, इसलिए माइनस का कॉस एक्स। और सर ने बोला था सी लगाना मत भूलना, तो मत भूलना अगर अनिश्चित है तो, निश्चित होगा तो हम नहीं लगाएंगे, उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं अभी, वो आगे की बात है ना। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट है, ठीक है। तो ऐसे बेसिक बेसिक एग्जाम्पल तो आप बहुत आराम से कर लोगे। मैं आपको x की पावर 5 बोलूंगा, आप सीधा सीधा बोलोगे 5 में 1 बढ़ा दो, 5 प्लस 1 हो गया 6, नीचे भी आ जाएगा 6, तो x की घात 6 नीचे भी 6 प्लस c, ठीक है। अगर कोई टर्म है आगे 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, 5 लिखा है, फेंको उसको बाहर, सीधा सीधा योग करो, मतलब सीधा सीधा उसका समाकलन करो, ठीक है। चलो एक दो एग्जाम्पल अपन और देख लेते हैं, फिर अपन आगे प्रोसीड करेंगे। मान लो मैंने दिया आपको एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और ये हो गया हमारे पास dx। देखो कितना लंबा दे दिया मैंने, कोई बात नहीं, पहले हम एक्स क्यूब का करेंगे, फिर हम एक्स स्क्वायर का करेंगे, फिर हम एक्स का करेंगे, और लास्ट में 1 का करेंगे, ठीक है। मान लो 2 भी लिखा होता तो 2 का 2x हो जाता, 3 लिखा हो तो 3 का 3x हो जाता, 1 लिखा तो 1 का x हो जाएगा, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, बस आपको उस कांस्टेंट को बाहर फेंकना है ना। दीदी आपका बहुत देख रही है, देखो दीदी भी बहुत पढ़ाई कर रही है, तो आपको भी खूब पढ़ाई करनी है। तो कितनी सारी किताबें इसके नीचे है, तो आपको किताबों बैठ के नहीं पढ़ना है, को किताबें सामने रखनी है ना। तो चलो अब इसका समाकलन देखो, घात अपन ने एक बढ़ाई,
नीचे भी एक बढ़ा के लिखी, प्लस यहाँ पे भी घात को एक बढ़ाया अपन ने, नीचे भी बढ़ा के लिखा, यहाँ पे भी हमने घात एक बढ़ाई, नीचे भी बढ़ा के लिखा। इसका तो हमें सीधा सीधा पता ही है, तो हम सीधा सीधा एक्स लिख देते हैं। ठीक है ना। होता कैसे मैं बता देता हूँ आपको एक्स कैसे आता है। 1 को अपन लिखते हैं एक्स की पावर 0 मान लेता है, क्योंकि किसी भी की घात 0 होती हो तो उसका मान 1 होता है, तो हमने इसको एक्स की पावर 0 लिख दिया, प्लस 1 करा, नीचे भी 0 प्लस 1 करा, तो रिजल्ट आया आपका एक्स। तो मैं तो आपको कह रहा हूँ इतना भी याद मत रखो, सीधा सीधा बोलो, जहां आपको कांस्टेंट दिख जाए एक्स उसके साथ गुणा कर देना। 2 दिख रहा है, 2 का समाकलन करना है सर 2x, एक्स के सापेक्ष होता है, बोलो टी के सापेक्ष करो। अगर मैं आपसे पूछूं यार कि ना 2 का समाकलन करके बताओ, आपने बोल दिया 2x, मैंने कहा गलत है। क्यों सर आप गलत क्यों है? 2 चीजें गलती करी। पहली चीज, आपने मेरे से पूछा ही नहीं कि आपको किसके सापेक्ष समाकलन करना है, तो आपको मेरे से पहले पूछना है कि समाकलन किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष तो 2x, t के सापेक्ष तो 2t, और दूसरी गलती c नहीं लगाया। ठीक है, तो जैसे अगर मैंने यहाँ पे c नहीं लगाया तो मैंने मिस्टेक करी, तो आपको c भी लगाना है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि किसके सापेक्ष समाकलन हो रहा है, और क्या बोलते हैं लास्ट में c भी लगाना है। एक और चीज जो यहाँ पे हमारे जो अपन चैप्टर पढ़ेंगे रिजिड बॉडी डायनेमिक्स वाला, एक चैप्टर जो मैंने आपको बोला था, चैप्टर नंबर 6 शायद वो है, जिसमें वो वस्तु घूमती है ना, मतलब किसी अक्ष के सापेक्ष वाला चैप्टर जो है, उस वाले चैप्टर के अंदर बहुत जगह हमारे पास ऐसा होगा कि यार यहाँ पे जो फलन है ना, जैसे यहाँ पे हम x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो फलन है ना वो भी x का ही होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बोला यार कि है ना इसका समाकलन करके बताओ, तो बोले सर इसका समाकलन नहीं होगा, हो जाएगा, लेकिन फिर आपको टी स्क्वायर को क्या बोलते हैं एक कांस्टेंट एज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि समाकलन x के सापेक्ष और अंदर लिखा t है तो गड़बड़ है। तो आपको अगर t जो है वो किसी तरीके से x पे डिपेंड करता है, मान लो कहीं लिखा है कि t का मान जो है ना 2x है, कहीं लिखा है सर, मान लो आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, तो आप पहले यहाँ पे रखोगे, पहले आप लिखोगे 2x स्क्वायर इंटू dx, फिर इसका समाकलन करोगे जो भी हो रहा है, ये आएगा 4x स्क्वायर dx, फिर 4 बार आएगा, समाकलन हो जाएगा एक्स क्यूब बटा 3, ये 4 तो है प्लस सी। ये जब हम पढ़ेंगे तब अपन समझेंगे, लेकिन आपको याद ये रखना है जिसके सापेक्ष समाकलन हो रहा है वो चीज ही अंदर होनी चाहिए। टी के सापेक्ष हो रहा है तो अंदर टी होना चाहिए, एक्स के सापेक्ष हो रहा है तो अंदर एक्स ही होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा कोई बात बनेगी नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आपको 1-2 चीजें और बतानी चाहिए, तो चलो मैं यही बता देता हूँ। ठीक है, अभी हम निश्चित समाकलन पे जाएं उससे पहले मुझे कुछ चीज़ आपको और बतानी है। मैं सोच रहा था बाद में बता दूं, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी बता देता हूं। देखो, हमने बहुत सारे रूल्स छोड़े हैं, समाकलन के बहुत सारे रूल्स होते हैं, उसमें से पहला मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब विस्थापन विधि होती है हमारी, वो अपने को सबसे पहले पढ़नी होती है। फिर एक गुणा का नियम भी होता है, ठीक है, और भी बहुत सारे रूल्स होते हैं, ठीक है, वो हम नहीं पढ़ने वाले। हमें एक चीज़ पढ़नी है, उसके अंदर एक विस्थापन विधि वाला जो मैं आपको बोल रहा हूँ उसका एक शॉर्टकट छोटा सा। तो मैं आपको एक विस्थापन विधि का एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अपने को जितना जरूरी है मैं सिर्फ आपको विस्थापन विधि में उतना बता रहा हूँ। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, विस्थापन तो नहीं होगा, हाँ ऐसे कुछ विस्थापन विधि या सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना। तो ये काम कैसे करती है वो अपने को समझना है बस। जैसे मैंने आपको बोला कि यार है ना साइन 2x का समाकलन करके बताओ, ये अवकलन जैसा ही है। वहां पे अपन ने क्या पढ़ा था, वहां पे मैंने पढ़ा था श्रृंखलन नियम, चेन रूल। यहाँ पे भी ऐसा ही है, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। यार साइन x का अवकलन तो पता है, समाकलन पता है, लेकिन साला ये साइन 2x का नहीं पता, आप इसका क्या करूं? कोई बात नहीं, घबराने की बात ही नहीं है, जीतो से रहते हो क्यों घबरा रहे हो। तो हमें क्या करना है, साइन x का आप सीधा सीधा समाकलन कर दो जो आप जानते हो। आप बोलोगे माइनस का cos x, ठीक है, माइनस का cos 2x है तो 2x लिखना है, ऐसा नहीं x ही लिख दो आप, आपको 2x का तो 2x लिखना है। और अगर अंदर कोई रेखिक फलन आ रहा है, जैसे आपने 2x लिखा है, 3x लिखा, 3x + 4 लिखा है, कुछ भी लिखा, तो उसका अवकलन करके नीचे लिख दो। अब जैसे 2x का अवकलन कितना होता है 2, तो आप नीचे लिख दोगे 2। मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ, मुझे पता है एक एग्जाम्पल से तो क्या आपको क्या मुझे भी शायद समझना है, तो मैं 1-2 एग्जाम्पल इसके और देता हूँ, है ना। तो मैंने आपको दिया, मान लो cos 3x + 4, तो सिंपल है। cos का समाकलन जो होता है वो कितना होता है, साइन अंदर की टर्म अंदर ही रहेगी, +4 हमको लिखना है, और नीचे इसका अवकलन लिखना है। अब 3x का अवकलन कितना होता है, 3 को तो फेंकते बाहर, x का अवकलन होता है 1, तो नीचे आएगा 3, और 4 का तो 0 होता है, इसलिए उसको अपन लिखते नहीं है, तो आपको नीचे अवकलन करके लिखते हैं। लेकिन ये चीज तभी काम करती है जब आपके पास अंदर जो फलन है ना वो रेखिक हो।
जैसे अंदर अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा होता तो फिर अपन ऐसा नहीं कर सकते थे, फिर उसके लिए अलग अलग विधि होती है, वो मैथ्स में काम आती है, फिजिक्स में इतनी काम नहीं आ रही, तो हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर कहीं जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको खुद आगे होके बता दूंगा, ठीक है। बस बाकी हमारे अंदर इस तरीके के फलन मिलेंगे, और हमें अगर कभी भी समाकलन करना है, ठीक है, तो अंदर जो भी लीनियर फंक्शन है, रेखिक समीकरण है, उसका अवकलन करके नीचे लिख देना है, ठीक है ना। मैं एक और एग्जाम्पल और दे देता हूं। मान लो कहीं लिखा e की पावर x प्लस माइनस 1, ठीक है। तो आपने बोला सर e की पावर x का समाकलन तो e की पावर x ही होता है, तो जो है वो लिख दो, रेखिक है ना। x माइनस 1 का अवकलन कितना होता है 1, क्योंकि x का अवकलन 1 माइनस 1 का तो 0 हो गया, तो सीधा सीधा ये उत्तर है, ठीक है ना। सिंपल। ये रूल कहां से लाया मैं, e की पावर x का समाकलन मुझे पता था, e की पावर x कैसे पता था, वो नहीं यहाँ पे पढ़ा, ठीक है ना। ध्यान रखना, सिर्फ तभी वैलिड है यहाँ पे और यहाँ पे कब लगा सकते हैं, जब रेखिक हो। एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाता तो फिर वो डायरेक्ट नहीं लगता, ना 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 ना, फिर गड़बड़ हो जाती, ऐसे नहीं लगता, फिर सिर्फ रेखिक समीकरण होना चाहिए बस। तो आपको ये चीज भी ध्यान रखनी, क्योंकि ये भी हमारे काम आएगी। अब चलते हैं, क्योंकि अपन ने अनिश्चित समाकलन काफी पढ़ लिया है, अब हम पढ़ने वाले हैं क्या बोलते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन, हिंदी में इसको बोलते हैं निश्चित समाकलन। तो ये जो निश्चित समाकलन है, देखो प्यारा सुंदर सा एक वर्ड। फिर दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया, ये हमारा निश्चित समाकलन जिसमें सीमाएं लगी हैं। इसमें ऊपर वाले को उच्च सीमा, निम्न वाले को निम्न सीमा बोलते हैं। सीमा किसी लड़की का नाम नहीं है, सीमा यहाँ पे सीमा है। जैसे हमारा बॉर्डर होता है ना, हम उसके बाहर नहीं जा सकते, आते तो दूसरा देश चालू हो जाता है, ठीक है, या दूसरी स्टेट चालू हो जाती है, या दूसरा जिला चालू हो जाता है, जो भी है। तो वैसे ही यहाँ पे भी समाकलन बोल रहा है कि उसकी एक लिमिट है। हमारी जैसे एक लिमिट होती है ना कि हम पर्टिकुलर काम किसी पर्टिकुलर लिमिट के अंदर कर सकते हैं, वैसे इसकी एक लिमिट है, ठीक है। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं एक रूम के अंदर हूँ, तो अभी मेरी लिमिट है कि मैं रूम के अंदर ही रह सकता हूँ, रूम के बाहर नहीं जा सकता, इसकी भी एक लिमिट है। ये ए से बी तक ही समाकलन होना है, ठीक है। तो अब इसको करते कैसे हैं, वो रूल हमारे यहाँ पे लिखा है। और ये कर क्या रहा है, देखो मैंने लिखा भी है, ये इसका ए से बी तक समाकलन कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि हम एफ एक्स का x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, लेकिन कहां से कहां तक, a से b तक, जहां पे a और b कोई भी दो नंबर हो सकते हैं, कोई से भी दो नंबर, ठीक है। अब इसके बाद करना क्या है, मान लो इसको समाकलन करने के बाद आपको बड़ा वाला f मिला, जैसे एक्स स्क्वायर का करा, आपने बोला सर x³ बटा 3 आएगा, क्योंकि x की घात तो 2 है, 2 में 1 जोड़ा। मैंने आपसे पूछा कि यार है ना एक्स स्क्वायर का समाकलन करो, तो आपने बोला ठीक है सर, एक्स स्क्वायर लिखो प्लस 1 करो, नीचे भी प्लस 1 कर दो। अब मान लो इसके ऊपर लिखा है 2 से 3 तक समाकलन करना है, तो देखो कुछ ऐसा ही मैंने यहाँ पे लिखा है, 2 इसकी निम्न सीमा है, 3 इसकी उच्च सीमा है। तो आपको करना क्या है, ऐसे लिख दिया अपन ने, पहले आपको रखना है b यानी उच्च सीमा, फिर रखना है आपको a यानी निम्न सीमा, और दोनों को कर देना है घटाना है। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, मजा आ रहा था आपको, ना ना ना, मुझे मजा क्यों आएगा करने में। देखो हम समझाते कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये ना कुछ सीधा नहीं दिख रहा। चलो एक बार वापस ड्रॉ करते हैं हम, तो ये सीधा खींचा ना, ये हमारा x हो गया, ये हमारा fx, बड़ा वाला fx। ठीक है, मान लो ये वक्र है, ये हमारा हो गया a, ये हो गया हमारा b, ठीक है। जब आपने, चलो ग्रीन कलर ले लेते हैं, तो जब आपने b तक का समाकलन करा, मान लो ये वक्र आगे और बढ़ रहा है, तो मैं थोड़ा इसको और बढ़ा देता हूँ तो आपको थोड़ा और फील आएगा। मान लो ये वक्र इस तरीके से बढ़ा, जब मैंने b तक का मतलब इसका मान निकाला ना, फर्स्ट वाले का, इसका, इस वाले का, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आपने ये वाला क्षेत्रफल निकाला है पूरा b तक का, जहां से फलन स्टार्ट हो रहा है ना, मान लो फलन 0 से स्टार्ट हुआ, बाकी वाले पार्ट को हटा देते हैं, हमारा फलन जो कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से। तो 0 से हमारा फलन अगर स्टार्ट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, पहले b तक समाकलन करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अभी क्या बोल रहा है हमारे को कि a तक हटा दो, तो ये हटा देते हैं, ठीक है। एफ ऑफ बी का क्या मतलब है कि हमने b तक का पहले पूरा समाकलन करा, जहां से में हमारा वक्र स्टार्ट हो रहा था, उसको हमने a में से, a वाला जो पार्ट है उसमें से हमने हटा दिया, तो हमें बीच वाला जो पार्ट है ना, रिक्वायर्ड पार्ट जो हमें चाहिए था a से b तक का, वो मिल गया। तो ये वाला जो पार्ट है हमारा, लेट मी ड्रॉ दिस, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला हमें मिल गया। ये लाने के लिए हमने b तक का निकाला और उसमें से a को माइनस कर दिया,
ठीक है ना। कुछ सोचो यार, मेरे को है ना 2 से 5 तक का मान चाहिए, तो मैं 0 से 5 तक का मान निकालता हूं, 0 से 2 तक का निकालता हूं और उन दोनों को घटा देता हूं, सिंपल। तो यहाँ पे भी हम ऐसा ही कुछ कर रहे हैं, पहले उच्च सीमा फिर निम्न सीमा फिर घटा देना है। अब मान लो मैं वही वाली प्रॉब्लम कर रहा हूं, तो हमारे पास जगह है, हम ऐसा करते हैं उसको उधर करते हैं आगे वाले पेज पे, क्योंकि यहाँ पे कचरा हो जाएगा, अच्छी खासी स्लाइड हमारी गंदी हो जाएगी ना, तो ये समझने के लिए अच्छा था। बाकी आगे चलते हैं। अभी हमारी दीदी वापस आई है, पढ़ाई कर रही है, आपको भी करनी है, ठीक है। तो चलो मान लो मैंने आपको दिया या एक्स स्क्वायर, चलो छोटे एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, 2 से 3 तक का समाकलन करना है अपने को, ठीक है, सिंपल है, आसान। हमने बोला यार एक्स की पावर 2 + 1 हो जाएगा, नीचे भी 2 + 1 हो जाएगा, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक सीमा है, 2 से लेके 3 तक, तो आप लिखोगे क्या, x³/3, 2 से 3 तक अपने को समाकलन करना है। तो पहले रखेंगे हम उच्च सीमा। उच्च सीमा कौन, अब आप चाहो तो कांस्टेंट पहले बाहर ले लो, और ये आसान भी रहता है, अब कांस्टेंट बाहर ही पटक दिया करो, जो भी हो ना, आगे 2 लिखा तो 2 रख दो, घात में तो कुछ आएगा ही, मतलब नीचे तो नहीं, कुछ नीचे तो कुछ आएगा ही आएगा, तो उसको अपन बाहर फेंक देंगे पहले। अब करेंगे मान 1/3 एज इट इज, पहले रखेंगे अपन उच्च सीमा, यानी x की जगह आएगा 3, तो 3 का क्यूब माइनस फिर निम्न सीमा, फिर आएगा हमारे पास 2 का क्यूब, है ना। अब सॉल्व कर लो इसको, आसान है अब तो यार, 3 × 9, 9 × 27, तो ये आ गया 27, और इसका समाकलन करा तो ये आ गया हमारे पास 8। तो यार 27 में से 8 जाता है तो कितना बचता है, 19, तो आया उत्तर हमारे पास 19/3। बस यहाँ कोई CV नहीं लगाना, क्योंकि हमने एक निश्चित लिमिट में समाकलन करा, इसलिए अपने को कोई CV नहीं लगाना, ठीक है। अब 1-2 एग्जाम्पल इसके और देख लेते हैं, फिर अपन आगे जो एक छोटा सा पार्ट है इसके कुछ एप्लीकेशन, उसके बारे में बात करेंगे। तो मान लो ऐसा कुछ आया हमारे पास, है ना, कुछ ऐसा आया हमारे पास, और उसने हमें बोला है कि हमें मान लो 0 से लेके और 3 तक का समाकलन करना है, ठीक है, आसान है। सबसे पहले अपन तोड़ लेते हैं सबको, x³ का अलग, x² का अलग और x का अलग, और लिमिट रखनी है। लिमिट कौन सी, 0 से 3, 0 से 3, 0 से 3, सबके अंदर रखनी है। अब बस सीधा सीधा समाकलन करना है। तो x³ का कितना हो गया, x⁴/4, तो ये 0 से 3 तक, x² का x⁻³ 0 से 3 तक, और लास्ट x का हो गया हमारे पास x²/2, घात बढ़ा रहे हैं और जो घात आ रही है उसको नीचे लिख रहे हैं, बस इतना सा कर रहे हैं, जो रूल अभी अपन ने पढ़ा है, ठीक है। CV मत लगा देना, वही सेम चीज है। सबसे पहले अपन रखेंगे अपर लिमिट, इससे पहले 1/4 आप चाहो तो बाहर ले लो, लेने के बाद मैं थोड़ा सा जगह बनाता हूँ अपने लिए। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ आएगा, 1/4 आएगा बाहर, अंदर आया x⁴ 0 से 3 तक प्लस 1/3 बाहर, ये हो गया हमारे पास x³ 0 से 3 तक, और लास्ट इस भाई साहब के पास है क्या, हाँ 2 है इसके पास, तो 1/2 बाहर और x² का 0 से लेके 3 तक, ठीक है। सबसे पहले रखनी है अपर लिमिट यानी उच्च सीमा, 1/4 सबसे रखा पहले 3 की घात 4 माइनस 0 की घात 4 प्लस 1/3 3 की घात 3 और माइनस 0 की घात 3, और लास्ट 1/2 क्या है, 3 की घात 2 और माइनस 0 की घात 2। बस सॉल्व कर दो, अब तो आसान है। ये हो गया 3 × 9, 9 × 18, 9 × 27, 27 हो गया 81, 0 का तो कोई लेना देना नहीं है, तो पहली टर्म हमारे पास हो गई 81/4, 4 तो था ना आगे इसलिए 4, 0 का तो कोई औचित्य ही नहीं है, मतलब नहीं है। ये हो गया 27/3। वैसे इसको चाहो तो सॉल्व कर लो, सॉल्व करने के बाद 9 आएगा, तो लिखना चाहे तो फिर लिख रहे हैं अपन, पहले सॉल्व कर लेते हैं नॉर्मल, और फिर आएगा 3 × 9/2, ठीक है। तो हो गया हमारे पास 9/2, ये 81/4 प्लस 9 प्लस 9/2। अब एलसीएम लेके सॉल्व आप खुद कर लेना, चलो मैं बता देता हूँ। एलसीएम लेने के बाद ऐसा कुछ 4 आएगा, यहाँ पे 81, ये 9 चौक 36 और ये 9 दूनी 18, ठीक है। जोड़ लेना, इसको जोड़ने में कितना रहा, 14 और 4 54, 54, 54 और 81 हो गया, 5 और 8 13, 135, पक्का ना। बहुत कैलकुलेशन करता हूँ आजकल मैं, मिस्टेक
हाँ 135 ही आ रहा है, तो इसका उत्तर क्या है? ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास उत्तर। ठीक है, तो आई गेस आपको समझ आया होगा। एक लास्ट एग्जांपल अपन और लेते हैं ताकि हमको एक बार और कॉन्सेप्ट अच्छे समझ। अभी थोड़ा क्वेश्चन ना टेढ़ा करके देंगे हम आपको। अब आ रहा है, ये तो हो गया रूट एक्स, और समाकलन हमको करना है 4 से लेके 9 तक। कोई समस्या वाली बात नहीं है, कोई घबराना नहीं है इसमें। क्या करना है, सिंपल सा काम है। एक्स की घात 2 ही तो है, मतलब सॉरी एक्स की घात रूट का मतलब क्या होता है? आधा, तो लगा दो आधा, क्या फर्क पड़ना, घबराना नहीं किसी भी चीज से। सीधा सीधा समाकलन कर दो। क्या आएगा? एक्स की घात 1/2 प्लस 1, नीचे भी 1/2 प्लस 1, और पूरे पे 4 से 9। मैंने बोला कांस्टेंट को फेंको बाहर। अच्छा 1/2 प्लस 1 करोगे तो आएगा 3/2। एलसीएम लेके कर लेना, बच्चों वाला काम है वो। तो 3 बाहर को ले लेते हैं अपन बाहर। नीचे आ रहा है हमारे पास 3/2, जो इसको लिया हमने बाहर। एक्स के ऊपर भी घात आई 3/2, ये 4 से 9 तक। ठीक है, अभी अब ये 3/2 का उल्टा हो जाएगा तो हो जाएगा 2/3। फिर रखना है सबसे पहले उच्च सीमा, फिर रखना है निम्न सीमा। अब आती है प्रॉब्लम चालू। 3/2 का मतलब होता है 1.5। अब 1.5 के अंदर क्या करना है? पहले रखनी है 1, तो 9 का 1 लोगे, फिर 9 का रूट लोगे। 1/1.5, ये 3/2 ही होता है ना, 1.5 ही होता है ना, 1 प्लस आधा। तो एक तो आ गया 9 की घात 1 और एक आ गया 9 की घात आधा। तो ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 9 तो 9, और 9 का रूट कितना आ जाएगा? 3। ऐसे वहां पे 4 का 4 और 4 का रूट आ जाएगा 2। तो 9 तिया 27 और 4 दूनी 8, तो 27 में से घटा दो 8 गया, कितना बचा? 19। 2/3 और 1 गुणा 19, तो उत्तर आया हमारे पास 38/3। बस, कोई सीवी मत लगा देना। अच्छा, कुछ बच्चों को शायद अभी भी वो 3/2 का लॉजिक समझ नहीं आएगा, मुझे पता है। चलो देखो, इसको हमने ऐसा कुछ लिखा है, एक अलग कर रहा, आधा अलग कर रहा। हमें पता है ना अपन घातों को तोड़ ही सकते हैं। तो जैसे गुणा के अंदर जैसे घातें जुड़ जाती है ना, गुणा में होने पे अलग अलग भी तो हो सकती है। तो मान कितना आएगा? 9, और ये गुणा इसका आ गया रूट यानी 3। ऐसे कुछ करना अपन ने। ठीक है, ऐसे 4 के साथ भी किया। तो ये अपन ने करा है यहाँ पे। आई गेस सबको ये चीज समझ आई होगी। ये हमारा स्माइली चुकी। ठीक है, अब समाकलन की कुछ देखने अपने को उपयोग। मैं एक दो बेसिक से एप्लीकेशन बताऊंगा आपको, वैसे अपन आगे पढ़ेंगे, पर थोड़ा सा एक अच्छा सा फील हो जाए कि क्या पढ़ा यार अपन ने आज, वो बताने के लिए। अब जैसे मैंने आपको बताया ना, कभी भी हमें वेग और समय का कर्व मिले यानी वक्र मिले, तो उनका परिबद्ध क्षेत्रफल आपको पता करना है। क्या देगा? तो आप देख लो परिबद्ध क्षेत्रफल क्या देगा। मैंने आपको बताया था अभी ट्रिक क्या थी? जो भी x और y पे लिखा है उसको गुणा कर दो, तो वेग गुणा समय, ये क्या देता है आपको? विस्थापन। सर विस्थापन लिखता है, लिख दो बेटा विस्थापन, यानी ये आपको देगा विस्थापन। ठीक है, तो आपको कभी भी दे रखा है वेग का समीकरण, तो मान लो आपको कहीं वेग दे रखा है v, वाग दे रखा है आपको मान लो t² + t। ठीक है, और आपने उसको किसी ने आपको बोला कि यार इसका ना विस्थापन निकाल के बताओ, तो आपने बोला आसान है यार, विस्थापन जो होता है वो किसके बराबर होता है? वेग गुणा समय। तो देखो ये हो गया, इसका मतलब ये है इसका मतलब, क्योंकि देखो एक फल है ना, तो फलन का समाकलन होगा। कैसे पता पड़ा मुझे? क्योंकि हमने ऊपर ही तो पढ़ा, वेग गुणा समय, यही होता है जनरल फॉर्मूला। तो v dt चेंज रख दो इसके अंदर। वैसे इसको और डिटेल में हम पढ़ेंगे, सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक एप्लीकेशन है इसका। ठीक है, तो पहले वही दोनों को अलग अलग करो, दोनों के साथ dt लगाओ, क्योंकि t के सापेक्ष समाकलन इस बार चल रहा है। तो मेरा t जो है ना प्लस तो एक ही जैसा लगने लग जाता है, कभी कभी मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाता हूँ। जैसे अभी इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा? t³ / 3 और उसका हो जाएगा t² + 2, क्योंकि अनिश्चित है इसलिए c आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमें किसका मान मिल गया? विस्थापन का। तो जैसे विस्थापन से वेग पे जाने के लिए हम उसका अवकलन करते थे, तो अगर हमें वापस वेग से विस्थापन पे आना है तो उसका हम समाकलन कर देंगे, सिंपल। तो ये उसका एक छोटा सा नमूना था, एक छोटा सा एग्जाम्पल था। आई गेस आपको समझ आया होगा, और मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में
और ये तीसरा पार्ट हमारा होता है इसका ओवर, और इसी के साथ ही 0 चैप्टर में हमने बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ी, बहुत आगे काम आने वाली है। और एक आप छोटी सी वही रिक्वेस्ट हमारी, वही मुहिम, घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है। डेल्टा वेरिएंट, लैम्डा वेरिएंट, पता नहीं कितने वेरिएंट आने वाले हैं, ठीक है। ब्राज़ील में तो 4th वेव भी आ गई, तो हम नहीं चाहते हैं आप लोगों के साथ कुछ भी गलत हो, इसीलिए प्लीज़ स्टे होम, स्टे सेफ और पढ़ते रहना है। वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर आप साइड में हो जाया करो, तो मैं एक बार सारे जितने भी पार्ट थे जो भी मैंने आपको बताए, मैं आपको एक एक बार बता देता हूँ। आप फटाफट से इसका एसेस ले लीजिए। ये हमारी फर्स्ट स्लाइड है, ये हमारी सेकंड स्लाइड है जिसमें मैंने आपको बेसिक बताया, ठीक है। तो ये हमारी सेकंड स्लाइड हो गई। थोड़ा यहाँ आ जाता हूँ, ये सेकंड स्लाइड है, आई गेस आपने ले लिया होगा एसेस अगर किसी को लेना हो तो। और ये हमारी थर्ड स्लाइड है, बार बार बच्चे बोलते रहते हैं मुझे, ठीक है। और फिर इसके बाद ये हमारी नेक्स्ट स्लाइड है। और चाहिए तो आपको पता ही है, एक कोर्स आपके लिए अवेलेबल है ऐप पे, वहाँ पे आप जाके परचेज कर सकते हो, बहुत ही नॉमिनल प्राइस है उसकी, और नोट्स मिल जाएंगे आपको, फ्री टेस्ट मिल जाएंगे और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें, तो वहाँ पे आप जा सकते हो एड फ्री। आपको वहाँ पे सारे वीडियोस भी देखने को मिलेंगे। ये नेक्स्ट हमारा पीपीटी, और ये इसके बाद ये वाला आई गेस हट गया, मैं दिख रहा होगा सबको। और ये इसके बाद ये, फिर हमारा ये, फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। और इसके बाद हमने पढ़ा ये, फिर ये और लास्ट में हमारा थैंक यू, ठीक है। चलो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलते हैं, और प्लीज शेयर, लाइक और सब्सक्राइब आप सबको पता है, और कमेंट कर लेना अगर किसी को कुछ नहीं आता तो, ठीक है ना। और वीडियो देखने के बाद लाइक जरूर कर देना। जितने लाइक व्यूज नहीं होते हैं उतने तो हमको, मतलब जितने व्यूज होते हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमको वो तो दिखता ही नहीं है कि आपने लाइक कितने गए, तो लाइक जरूर करना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।